और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं राजसमंद की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कि आखिर ये क्या है। क्षेत्र के भामाशाहों में होती कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा की गिनती। बोहरा को टिकट दिलाने में प्रदेश के एक बड़े मार्बल व्यापारी का हाथ है। इसके साथ ही तनसुख बोहरा की खनन मजदूरों में अच्छी खासी पकड़ है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पुत्री है दीप्ति माहेश्वरी। ऐसे में बीजेपी क्षेत्र में खेल रही सहानुभूति कार्ड। दूसरी तरफ बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट भी जबरदस्त है। जातीय, राजनीतिक और आर्थिक समीकरण फिलहाल दीप्ति के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस सबके बीच में ज्योतिरादित्य के आने से बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन इन सभी के बीच बीजेपी के लिए बस एक ही मुश्किल, सहाड़ा के साथ साथ राजसमंद में भी एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत और पूरी एकता के साथ। चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा खुद कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के अंदर। और ऐसे में अजय माकन पूरी कांग्रेस को एकजुट करके एक साथ लेकर चल रही है। लेकिन अगर समीकरणों को समझेंगे तो जहां तनसुख बोहरा एक बड़े भामाशाहों में उनकी गिनती होती है, ये उनके पक्ष में जा रहा है। उसके अलावा मार्बल व्यापारी के हाथ के साथ साथ जो मजदूर है उनकी अच्छी पकड़ है, ये भी तनसुख बोहरा के पक्ष में जा रहा है। दीप्ति माहेश्वरी के पक्ष में क्या, इसको समझने की जरूरत। दरअसल स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट, सहानुभूति उनके साथ लोगों की। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है वो अपने आप में जबरदस्त है। जातीय, राजनीतिक और आर्थिक समीकरण फिलहाल दीप्ति के पक्ष में है। इन सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो करते दिखाई दिए, उससे भी बीजेपी मजबूत हुई है। लेकिन सवाल यह कि दीप्ति के खिलाफ क्या है। उनके खिलाफ बस एक मुश्किल है, और मुश्किल दरअसल ये कि एकजुटता की कमी सहाड़ा के साथ साथ राजसमंद में दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस दूसरी तरफ पूरी एकजुटता और पूरे जोर के साथ लड़ रही है। चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने संभाल रखा है। वहीं अगर बात की जाए सहाड़ा विधानसभा चुनाव के घमासान की, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लादूलाल पीथलिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 दिन पहले ही चिकित्सा विभाग ने उन्हें जांच रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद सियासी दूरी बनाई हुई है। भीलवाड़ा के रायपुर स्थित नाथड़ियावास गांव के अंदर मकान के अंदर वो 5 अप्रैल से क्वारंटीन है। पीतलिया घर पर ही अपने खास समर्थकों से मुलाकात कर रही है। लादूलाल पीतलिया ने सहाड़ा की सियासत में एक तूफान लाकर रखा है। निर्दलीय नामांकन भरने के बाद से नामांकन वापस लेकर ऑडियो वीडियो लगातार उनके वायरल होते रहे और उससे सियासी तौर पर हलचलें बढ़ती रही। अब बीजेपी को पीतलिया के सहाड़ा के अखाड़े में उतरने का इंतजार, क्योंकि उनको क्वारंटीन किया गया था 5 अप्रैल से वो क्वारंटीन, लेकिन अब उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्या वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे, क्या वो सहाड़ा में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आएंगे। क्योंकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव जरूर आई, लेकिन सियासी दूरी अभी भी दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा के रायपुर स्थित नाथड़ियास गांव में मकान के अंदर वो 5 अप्रैल से क्वारंटीन है, यानी कि सहाड़ा में दिखाई नहीं दे रहे। समर्थकों से वो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वो घर पर ही मिल रहे हैं। उनके बार बार ऑडियो वीडियो जो संदेश हैं वो लगातार सोशल मीडिया में आ रहे हैं और उससे एक अलग तरीके की सियासत दिखाई देती है। लेकिन अब सवाल यही कि क्या पीतलिया सहाड़ा की राजनीति में कदम रखेंगे, और कदम रखते हुए क्या बीजेपी के पक्ष में वो सभाएं करते हुए, रोड शो करते हुए, या फिर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे। वहीं केरल की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 30 अप्रैल को है। केरल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। 21 अप्रैल को खाली होने वाली राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस के वायला रवि, माकपा के के राकेश और IUML के अब्दुल वहाब का 6 साल का कार्यकाल पूरा होगा, और 6 साल के कार्यकाल के बाद राज्यसभा की जो 3 सीटें खाली होंगी उस पर 30 अप्रैल को चुनाव होगा, यानी कि 30 अप्रैल को इन सीटों को भर दिया जाएगा। 21 अप्रैल को खाली होने वाली है तीनों सीटें। 30 अप्रैल को इनके लिए चुनाव होगा। कांग्रेस की वायला रवि हैं, माकपा की के राकेश हैं और IUML के अब्दुल वहाब का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन इनकी जगह क्या इन्हीं को रिपीट किया जाएगा, या फिर कुछ नए चेहरे राज्यसभा में दिखाई दे, ये पार्टियों को तय करना है।
और अब बात करते हैं निजामुद्दीन मरकज। निजामुद्दीन मरकज के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश। मस्जिद बंगले वाली नमाज के लिए खोलने के निर्देश दिए गए। पुलिस सिर्फ 20 लोगों को अनुमति देना चाहती थी। मस्जिद में खुली जगह, संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होनी चाहिए नमाज की अनुमति। हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र और दिल्ली पुलिस की अर्जी। और ऐसे में मरकज के अंदर नमाज आपको आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती है। हालांकि मस्जिद बंगले के अंदर नमाज के लिए अब इसको खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ 20 लोगों को अनुमति देना चाहती थी, लेकिन मस्जिद में खुली जगह, संख्या सीमित नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज की अनुमति होनी चाहिए, यह कहा गया। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की अर्जियों को खारिज कर दिया। सवाल यह है कि आखिर डिस्कॉम एमडी कैसे दे पाएंगे परफॉर्मेंस। बात बिजली वितरण कंपनियों में तबादलों से जुड़ी है। मार्च तक डिस्कॉम में था राजस्व वसूली का टारगेट। इस दौरान तबादले का राजस्व वसूली पर साइड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब जैसे ही अप्रैल में नई टीम की शुरू हुई मशक्कत, तभी प्रमुख ऊर्जा सचिव के 9 अप्रैल के पत्र से लगा प्रक्रिया पर ब्रेक। दरअसल प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के हवाले से यह पत्र निकाला गया। मुख्य सचिव की तरफ से निकाले इस आदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही कहा गया था कि यदि राज्य हित में किसी भी कर्मचारी का करना है तबादला, तो इस तबादले की पहले प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति जरूरी है। बात करते हैं भारतीय जौहरियों को बड़े झटके की। जेम्स शो तुसान में नहीं होने दिया गया शामिल। 10 अप्रैल से शुरू होने वाला था तुसान जेम्स शो में पहुंचे 70 जौहरियों को बेरंग लौटा दिया गया यूएस अथॉरिटी ने। इनमें 35 से ज्यादा कारोबारी जयपुर से हैं, यानी कि 50% कारोबारी सिर्फ जयपुर से थे। यूएस अथॉरिटी ने इन कारोबारियों के पासपोर्ट पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया। जेम्स ज्वेलरी की सेल के लिए वीजा प्राप्त नहीं होने का हवाला दिया गया। जयपुर के जौहरी इस शो में 2 दशक से हिस्सा ले रहे थे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेम्स शो है तुसान। हांगकांग, अमेरिका, इंडोनेशिया के जेम्स ज्वेलरी शो पहले ही निरस्त हो चुके हैं। कमाल की बात यह कि जिन साथ 2 दशक से ये जौहरी इस तरीके के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, उसी वीजा को प्रतिबंधित किया गया और कहा गया कि इसके साथ आप सेल नहीं कर सकते। कारोबारियों के पासपोर्ट पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। एक बार फिर से चर्चाओं में है स्टैच्यू सर्किल पर बन रहा पैलेसिया प्रोजेक्ट। जेडीए में हुई भवन मानचित्र समिति की बैठक में आया था पैलेसिया का एक एजेंडा। स्टैच्यू सर्किल पर बन रहे प्रोजेक्ट को पूर्णतः प्रमाण पत्र देने के लिए बैठक में एजेंडा था, लेकिन जेडीए की बैठक में यह एजेंडा स्वीकार नहीं हो सका, क्योंकि अभी पूर्णतः प्रमाण पत्र लेने योग्य नहीं हुआ था प्रोजेक्ट में का। बैठक में आई इस एजेंडे को फिलहाल डेफर किया गया। आखिर बिना योग्यता कैसे कर दिया इतने बड़े ग्रुप ने भवन मानचित्र समिति की बैठक में यह आवेदन, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पिछले बीजेपी सरकार में शहर भर में सबसे ज्यादा चर्चित रहा था ये प्रोजेक्ट। और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 56 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो जाएगी। बालटाल और चंदनबाड़ी मार्गों से शुरू होगी। रक्षाबंधन के दौरान 22 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी। तीर्थ यात्री घर बैठे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्राइन बोर्ड ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत करने जा रहा है और उसके तहत जो महादेव के भक्त अमरनाथ की यात्रा करना चाहते थे, बीते साल नहीं कर पाए, वो इस साल जा सकते हैं। बस उनको रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 56 दिन तक ये अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, चलती रहेगी। 28 जून में से इसको शुरू कर दिया जाएगा। दोनों रास्ते इसके लिए खोल दिए गए हैं, यानी कि आप बालटाल के रास्ते भी जा सकते हैं, चंदनबाड़ी यानी कि आप पहलगांव के रास्ते भी जा सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को यात्रा संपन्न हो जाएगी और जो यात्री या कहीं कि जो भक्त अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्राइन बोर्ड ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में राज्यपाल कलराज मिश्र का लेख,
संविधान सभा की आखिरी बैठक में अंबेडकर का भाषण। जाति व्यवस्था और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए संविधान में जाति भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं। अंबेडकर की इच्छा के खिलाफ जोड़ी गई थी धारा 370। स्वतंत्रता के 72 साल बाद हटाई गई धारा 370। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था अंबेडकर का मंत्र। विचारों से राष्ट्रवादी थे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की। सभी 7 सीटों पर एनएसयूआई के उम्मीदवार जीत गए हैं। कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी समर्थित एबीवीपी छात्र संगठन। छात्र संघ चुनाव में पहली बार एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई जीत गई। जबकि 2018 और 2019 में एबीवीपी ने जीता अध्यक्ष का चुनाव और इस बार सुपड़ा साफ। इस बार एनएसयूआई के कृष्ण मोहन शुक्ला अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। सुरेंद्र कुमार यादव यूपी के उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। पूर्व विशेष सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सुनाया था 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में फैसला। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सुरेंद्र कुमार यादव अब उप लोकायुक्त नियुक्त कर दिए गए। स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लिए बनेगी नई फिल्म नीति। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा कर दी है। 10 दिन के भीतर घोषित की जाएगी नई फिल्म नीति। कश्मीर में पर्यटन विकास की भारी संभावनाएं हैं। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहन देंगे। 70 के दशक की तरह फिर से कश्मीर के अंदर शूटिंग होगी। एक वक्त था जब कश्मीर की फिजाएं लगभग हर फिल्म में दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों का रुझान उधर कम हुआ। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लिए नई फिल्म नीति बनाई जाएगी ताकि वहां के लोकल टैलेंट को फायदा इसका हो सके, रोजगार ज्यादा उत्पन्न हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सके। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसकी घोषणा करेंगे। माना जा रहा है कि 10 दिन के भीतर नई फिल्म नीति की घोषणा कर दी जाएगी। कश्मीर में पर्यटन विकास की भारी संभावनाएं हैं। एक दौर हुआ करता था जब कश्मीर की फिजाएं फिल्मों में दिखाई देती थी। 60-70 के दशक में कश्मीर के अंदर जमकर शूटिंग हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो गई।